जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार पटना बिहार से। जैसा कि आज पुनः हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर। इससे पहले हमने सिंधु घाटी सभ्यता के 2 क्लास को हम लोग पढ़े थे। आज ये आखिरी और तीसरा क्लास है। आज सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे वैदिक सभ्यता की ओर। उत्तर वैदिक और ऋग वैदिक काल को पढ़ेंगे, फिर धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, आज क्लासेस प्रारंभ करने से पहले कुछ बातों पे थोड़ी सी चर्चाएं हो जाती हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 14 मई है और 14 मई के दिन मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, मातृ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आज हम लोग इस धरती पर हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे के रूबरू हैं, तो उसका श्रेय हमारे माता पिता को जाता है। और आज मैं भी जो भी हूँ आपके सामने, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इस लायक अगर बना हूँ या आप भी जिस लायक बने हैं, इसका श्रेय हमारे पेरेंट्स को जाता है, हमारे गार्जियन को जाता है। हम जितनी भी उनकी प्रशंसा करें कम ही होगा, क्योंकि हमारे जीवन में उनका एक बहुत बड़ा श्रेय है, योगदान है। आज के एडवांस युग में कहा जाए तो, आज के मॉडर्न युग में हम कहीं ना कहीं अपने माता पिता के बातों की अवहेलना करते हैं। माता पिता के जो नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं माता पिता के ऊपर हमारी, उन जिम्मेदारियों को हम लोग छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे माँ बाप हमारे ऊपर जो उनकी जिम्मेदारियां होती है, क्या वो जिम्मेदारियों को छोड़ते हैं? आप अपने आप से खुद से पूछिए कि क्या किसी के माँ बाप, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो दायित्व होती है, उन दायित्वों से परे वो होते हैं? नहीं होते हैं। जो भी आपकी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ें आपको वो मुहैया करवाते हैं, चाहे भले ही वो खुद उन चीज़ों से वंचित रह जाएं जो उनके मूलभूत ज़रूरत के लिए होते हैं। तो हम लोगों का भी एक कर्तव्य होता है अपने माँ बाप के प्रति कि उनके जो दायित्व हमारे ऊपर हैं या हमारे जो उनके ऊपर दायित्व हैं, उन दायित्वों को पूरा करें। और एक माँ जो शब्द होता है, इस माँ एक शब्द नहीं, मेरे समझ से माँ एक संपूर्ण वाक्य है, जिस वाक्य में पूरी की पूरी धरती, इस पे रहने वाले पूरे प्राणी समाहित हो जाते हैं। माँ एक कोई शब्द नहीं, एक पूरा का पूरा वाक्य है। इस धरती के सृजनकर्ता से लेकर तमाम जो गतिविधियाँ होती है, उसमें कहीं ना कहीं सब में, हर प्राणियों में, जो भी प्राणी है, जो भी जीवधारी है, उसका वो जो कार्य होता है, उस कार्य के पीछे कहीं ना कहीं उसकी माँ और बाप का ही सृजन होता है। तो हमें अपने मूल कर्तव्यों को, जो दायित्व होते हैं उनके प्रति, उन्हें नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने जो दायित्व होते हैं गार्जियन के प्रति, उसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और मैं यही दुआ करता हूँ और आशा करता हूँ कि सभी माँ सुरक्षित रहें, चाहे वो आपकी माँ हो या मेरी माँ हो, सबकी माँ माँ ही होती है। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है कि जीवन में कभी माँ बाप को तकलीफ ना दें, क्योंकि माँ बाप को तकलीफ देके इस दुनिया में कोई भी सुखी और संपन्न खुश नहीं रह पाया है। क्योंकि भगवान का दूसरा रूप हमारे माँ बाप होते हैं, उनको अगर आप तकलीफ देते हैं तो आप कभी नहीं खुश रह सकते हैं। और माँ बाप तो कभी बच्चे को बदुआ देते नहीं हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को हम लोग टॉर्चर करें, उनको अच्छे से ना रखें, उनका ख्याल ना रखें। जैसे बचपन में आपको माँ बाप जन्म से लेकर एक उम्र तक, एक ओहदे तक सारी चीज़ों को और ज़रूरतों को और आपके देखभाल को अच्छे से करते हैं, तो आपका भी एक मूल कर्तव्य होता है कि आप भी अपने गार्जियन, अपने माँ बाप को अच्छे से देखभाल करें और रखें। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारा सिलेबस की प्राथमिकता है। तो आते हैं अपने विषय वस्तु की ओर। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण तथ्यों को, महत्वपूर्ण विषयों को मैं आप लोगों को बता रहा था, जो कि पीटी और मेंस दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। सिविल सर्विसेज से लेकर दरोगा, बिहार पुलिस या अन्य एग्जाम जहां आर्ट्स बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने आपके सामने वो तमाम बिंदुओं को रखने का प्रयास किया है जो कि एग्जामिनेशन में पूछने योग्य हैं। बहुत डीप तक जाकर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसे ना छोड़ें, उससे बनाएं। और दूसरी चीज़ है, मैं आपको ये चीज़ें ब्रीफ लेक्चर में ही बोल सकता हूँ जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, लेकिन एक बोलने का प्रभाव वो चीज़ नहीं हो पाएगा जो कि लिखने का है, क्योंकि आप उसे नोट नहीं कर पाएंगे अगर मैं लगातार बोलूँ तो। इसीलिए मैंने इसे नोट कर दिया है, ताकि आप वीडियो को रोक करके या फिर इस वीडियो को स्क्रीनशॉट करके आप इसे अपने नोट्स
में इंगित कर सकते हैं, ताकि एज ए फ्यूचर भविष्य के लिए आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। क्योंकि एक बार पढ़ने पर सारी चीजें क्लियर नहीं होती है, किंतु बार बार पढ़ने पर वो चीजें मस्तिष्क में बैठ जाती है और एग्जाम उन्हीं का निकलता है जिनके करेंट माइंड में, मस्तिष्क में वो चीजें अवेलेबल होती है। चलिए आते हैं विषय वस्तु की ओर। हमारा पहला पॉइंट है कि इस सभ्यता में, इस सभ्यता कहने का मतलब है सिंधु घाटी सभ्यता। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो इस सभ्यता की आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार पर निर्भर करती थी। जैसा कि आप लोगों ने विभिन्न स्थलों से मैंने बताया, विभिन्न स्थलों पे कि यहाँ मुख्य रूप से लोग कृषक थे, खेती करते थे। इसके अलावा पशुपालन की व्यवस्था यहाँ पे हो गई थी, खेती वगैरह जानवरों के माध्यम से किया जाता था। और उद्योग धंधे भी थे, इसी के कारण तो लोथल से फारस का मोहर प्राप्त हुआ है, क्योंकि फारस देश से व्यापार होता था, इसीलिए फारस का मोहर लोथल से हमें प्राप्त हुआ है। लोथल में बहुत बड़ा बंदरगाह था, जो कि जल यान वहां पर रुकते थे और आसानी से वहां से एक देश से दूसरे देश में सामान को ले जाया जाता था। आगे मैं बताऊंगा भी कि कौन सा सामान कहां से आता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे वीडियोज में, फोटोज में आपको दिख रहा होगा, लेकिन मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं आगे चल के। कह रहा है कि विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ। कपास, जो हम लोग वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, जो रेशे और कपास बने होते हैं, ये कपास का उत्पादन यानी इसकी खेती सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से हो गई। यानी कपास का प्रमाण सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से मिला। और यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे? तो सिंडन कहते थे। याद रखिएगा, ये सिंधु घाटी सभ्यता का लैंग्वेज है, लेकिन सिंडन यूनान के लोग कहते थे। जैसे भारत में हम लोग कपास कहते हैं ना, वैसे ही वो लोग सिंडन कहते हैं। जैसे अलग अलग स्थानों पे आप जाते होंगे, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग नाम होता होगा, वैसे ही यूनान के लोगों ने कपास को क्या कहा? सिंडन कहा था। किसानों से राजस्व वसूलने की प्रथा थी, यानी राजस्व यानी कर, टैक्स। क्यों? इसका प्रमाण इसलिए मिला है, इस तरह से मिला है कि राज्य के अंदर, मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत सारे, और कालीबंगन के अंदर, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन के अंदर बहुत से बड़े बड़े जो स्टॉक रूम होते हैं, जैसे हम लोग भंडारा कहते हैं, वैसे स्टॉक रूम मिले हैं। वहां से अन्न के दानों का प्रमाण मिला है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय जो राजा हुआ करते होंगे, जो कबीले के सरदार हुआ होंगे, वो लोगों से, किसानों से राजस्व वसूलते होंगे, तभी तो उसमें बहुत सारा अनाज भरा होता होगा। जैसे आप पटना में गोलघर देखे होंगे, अंग्रेजों के काल में वहाँ स्टॉक रूम हुआ करता था। वो एक अन्न का भंडार था, जिसमें जो टैक्स वगैरह कर के रूप में अनाज को वसूला जाता था, उसको उसके अंदर रखा जाता था। वही चीज है, वहां से भी प्रमाण मिला है, मोहनजोदड़ो से और कालीबंगन से। वहां से बड़े बड़े अन्नागार या कोठागार, अन्नागार लैंग्वेज आप ये देखे होंगे लूसेंट में, लेकिन कोठागार एक नया लैंग्वेज है, तो आप याद रखिएगा, कोठागार और अन्नागार दोनों ही सेम है, जो बड़े बड़े मिले हैं जिसमें अनाज वगैरह का संग्रह किया जाता था। तो इससे पता चलता है किसानों को वहां कर देने की व्यवस्था भी थी, यानी कर की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता से ही थी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो और लोथल से मिट्टी के घोड़े मिले हैं, मिट्टी का बनाया हुआ घोड़ा मिला है, और उन घोड़ों को आग में पकाया गया है, यानी खिलौने का प्रमाण तो मिला था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो नहीं देखे वो देख लीजिएगा, बैक वाला वीडियो। अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देखिएगा समझ में नहीं आएगा, तो सिस्टमैटिक मैंने 3 वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता पर बनाया है। एक था प्रागैतिहासिक काल और 3 वीडियो होगा अदैतिहासिक काल का। ये तीनों वीडियो को अगर सिस्टमैटिक देखते हैं तो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपके मस्तिष्क में आ जाएगी और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई एक वीडियो मत देखिए, देखना है तो तीनों लगातार वीडियो देखिए, ताकि ये पूरी की पूरी चीजें आपके समझ में आए और सिंधु घाटी सभ्यता और उसके प्रमुख स्थलों के बारे में पूरी जानकारी आपके सामने हो। अब देखिए, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिट्टी के घड़ा मिला है, वो भी आग में पका हुआ। क्या? आग में पका हुआ मिला है। और आग में पकी हुई मिट्टी को, जो मिट्टी का बनाया गया घोड़ा या और भी चीजें जो खिलौने बनाए गए, जब वो आग में पक जाता था तो आग में पकने के बाद उसको टेराकोटा कहा गया है, जो कि मैंने लिखा है आपको कि आग में पकी हुई चीजों को क्या कहा गया है? टेराकोटा कहा गया है। याद रखिएगा, वन लाइनर क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंट या पकी हुई कोई वस्तुएं, खिलौना जो मिले हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो टेराकोटा के नाम से हम लोग जानते हैं। अब देखिए, मृत भांड के बारे में चर्चा मैंने पहले ही आपको कर दिया था कि मृत भांड होता क्या है। मृत भांड कहने का मतलब एक बड़ा सा घड़ा है और उस घड़े में 100 है। 100 कहने का मतलब है लाश है। अब ये मत सोचिएगा समोसा के अंदर आलू कैसे आ गया है ना, उसी तरह से जैसे घड़े में वो डाला गया होगा, यानी इतना छोटा नहीं होता था, बहुत बड़ा होता था घर, आसानी से उसमें 100 को डाला जा सकता था, उसे मृत भांड कहा गया है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में 2 प्रकार के मृत भांड मिले हैं। पहला मृत भांड जो मिला है वो गेरुआ रंग का मिला है, गेरुआ रंग का पहला मृत भांड है, और दूसरा है लाल या काले रंग का।
यानी अगर आपसे पूछा जाए कि मृत भांड कितने प्रकार के हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, तो 2 प्रकार के हैं। दोनों का कलर आपके सामने है, एक गेरुआ कलर का है और एक लाल या काले कलर का है। कह रहा है कि सूती कपड़े का भी प्रमाण मिला है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वस्त्र का प्रमाण मिला है, क्योंकि लोग जो हमारा ये प्रागैतिहासिक काल था, तो प्रागैतिहासिक काल में लोग नग्न अवस्था में रहते थे। उस समय कपड़ों के बारे में उतनी जानकारी लोगों के पास नहीं थी, लेकिन अधैतिहासिक काल में बहुत सारे सिस्टम में प्रगति हुई। आदि मानव से लोग सभ्य मानव बन गए और नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, तो यहाँ लोग वस्त्र के बारे में जानते थे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कपास का उत्पादन सबसे पहले भारत में हुआ था, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था, तो लोग वस्त्र के बारे में जानते थे। लेकिन वस्त्र पर डेंटिंग पेंटिंग करने की व्यवस्था थी मोहनजोदड़ो से। इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है सिर्फ कपड़े का प्रमाण, सूती कपड़े हुआ करते थे, यह प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से। किंतु उस पे रंगाई और छपाई का प्रमाण मिला है धौलावीरा से। याद रखिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला है, ये पॉइंट कंफ्यूज करने वाला है। अगर कहीं सूती वस्त्र का प्रमाण पूछेगा तो आपको मोहनजोदड़ो बताना है, लेकिन उस वस्त्रों को रंगाई और छपाई कहाँ की जाती थी, इसका प्रमाण हमें धौलावीरा से मिला है। यानी दोनों अलग अलग जगहों से प्रमाण हमें मिला है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझना है। अगला कह रहा है कि सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, यानी यहाँ लोहा का खोज नहीं हुआ था। तांबा वगैरह का मैंने बताया था कि खोज वगैरह हुआ था, है ना। तांबा का, टीना का, सीसा का, ये सब का खोज हो चुका था, सोना का खोज हो चुका था। लेकिन उस काल तक, जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल थी, जैसे कि मैंने बताया है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक ये काल था, इस काल तक लोग सोने से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, है ना, चांदी से परिचित थे, लाजवर्द से परिचित हैं। लेकिन उस समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। लोहा का खोज हुआ कब? लोहे से लोग परिचित हुए लगभग 1000 ईसा पूर्व, यानी ये कहा जाए तो वैदिक काल का समय है। अभी हम कल से वैदिक काल का ही लेक्चर हम लोग देखेंगे। तो वैदिक काल के समय लोग लोहे से परिचित हुए थे, ना कि सिंधु घाटी काल के समय। अगर कालखंड की बात कहेगा तो 1000 ईसा पूर्व के आसपास के काल में लोग लोहे से परिचित हुए। पहला लोहा का साक्ष्य कहाँ मिला? तो यूपी के अंतरंजी में मिला है। अंतरंजी नाम का स्थान है उत्तर प्रदेश में, वहां से सबसे पहले भारत में लोहे का साक्ष्य मिला है कि सबसे पहले लोहे पाए गए थे, इसका प्रमाण मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। देखिए, कुछ कुछ सभ्यताएं जो थी वो समकालीन थी। अभी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की सभ्यता पढ़ रहे हैं। जैसे ही ये सभ्यताएं समाप्त हो जाएगी तो मैं आपको कल के पहले क्लास में, कल तो वैदिक काल स्टार्ट करूंगा ही करूंगा, ये वैदिक काल, उत्तर वैदिक और रिंग वैदिक, लेकिन उससे पहले कुछ सभ्यताएं हैं, जैसे मिस्र सभ्यता है, सुमेरियन की सभ्यता है, सुमेरियन की सभ्यता में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ लेक्चर आपको दूंगा। तो उस समय मैं बताऊंगा कि ये जो कालखंड था, सिंधु घाटी का कालखंड और मेसोपोटामिया कालखंड लगभग समान था। कुछ वर्षों का, कुछ 100 वर्षों का अंतर था, तो लगभग बराबर था। इसीलिए सबसे ज्यादा अगर सिंधु घाटी सभ्यता से व्यापार कहीं हुए हैं तो मेसोपोटामिया में हुए हैं। यानी मेसोपोटामिया से भारत, सिंधु सभ्यता, और सिंधु सभ्यता से मेसोपोटामिया में व्यापार हुए हैं। अब कह रहा है कि व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली थी। देखिए, उस समय भले ही सोना, चांदी, टीन वगैरह ये सब का उजात हुआ था, लेकिन ज्यादातर जो व्यवसाय करने की प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। और वस्तु विनिमय प्रणाली से अगर आप अवगत नहीं है तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वस्तु विनिमय प्रणाली वैसी विनिमय प्रणाली है जिसमें वस्तु को खरीदने के लिए वस्तु को देना पड़ता है, यानी रुपया पैसा नहीं। हाँ, उसका मोल जरूर निकाला जाता है, लेकिन हाँ, ये वस्तु इतने मूल्य की है, लेकिन वस्तु को खरीदना और बेचना है तो वस्तु से ही उसको खरीद बेच सकते हैं। उस समय मुद्रा का उतना प्रचलन नहीं था, बाद में डेवलप होके मुद्रा का प्रचलन हुआ, तो वस्तु के बदले मुद्रा विनिमय। आज आप लोग मार्केट जाते होंगे, कोई वस्तु खरीदते होंगे, उसका वैल्यू बना हुआ है। जैसे ये मार्कर है तो मार्कर का रेट 28 रुपया है, 25 रुपया है, तो एक वैल्यू बना हुआ है कि 25 रुपया देंगे, 28 रुपया देंगे तो ये मार्कर आपको मिल जाएगी। वैसे ही पहले 25 और 28 रुपए के वैल्यू के बराबर कोई वस्तु देना होता था। ये वस्तु विनिमय प्रणाली है। एक वस्तु से, जैसे आप लोग देखते हो घर में, गांव में कभी आटा खत्म हो गया, चावल खत्म हो गया, नमक खत्म हो गया, ये कोई अन्य वस्तु, तो हम अपने पड़ोसी के यहाँ से लेके चले आते हैं और बदले में वो वस्तु ही पड़ोसी को देते हैं। वो व्यवस्था हो गई वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन पड़ोसी के यहाँ से कोई वस्तु खरीद के लेके आ रहे हैं, उसके एवज में पड़ोसी को पैसा दे रहे हैं, वो हो गया वस्तु विनिमय ना होके मुद्रा विनिमय प्रणाली हो गया। यानी वस्तु को मुद्रा से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, लेकिन वस्तु को खरीदने के लिए वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली होगी। तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली ही थी यहाँ पे।
वस्तुओं को लेन देन करने के लिए सेल खड़ी का मुहर लगा होता था, यानी वस्तु खरीद रहे हैं कि बेच रहे हैं उस पे जो सेलिंग डिपार्टमेंट का होता था वो मुहर लगा होता था, वो मुहर होता था सेल खड़ी का। सेल खड़ी मैंने पिछले भी फर्स्ट क्लास में ही बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता में सेल खड़ी के मुहर बने होते थे और घड़ा भी सेल खड़ी का बना होता था। उससे पहले घड़ा नॉर्मल मिट्टी का घड़ा होता था, ये मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो सेल खड़ी का यहाँ पे मुहर बने होते थे, जो वस्तु को खरीदने और बेचने पर उसमें मुहर लग जाता था। ऐसे भी देखते हैं हम लोग, कोई सामान लेके आते हैं, गारंटी वारंटी पीरियड में होता है तो उसमें मुहर लगाता है, दुकान वाला लगाता है ना, तो वो तो गारंटी वारंटी के पीरियड का होता है, लेकिन उसमें खरीदा गया है कि बेचा गया है ये कैसे जानकारी मिलेगा लोगों को, इसलिए लोग मुहर लगाते थे कि ये खरीदा हुआ मुहर है और ये बेचा हुआ मुहर है। आगे आते हैं माप तौल के लिए, यानी किसी भी वस्तु को तौलने के लिए और मापने के लिए 16 वाट का प्रयोग किया जाता था। यानी जैसे हमारे यहाँ 1 केजी 2 केजी है ना, 100 ग्राम 200 ग्राम 250 ग्राम ऐसे, उस समय 16 केजी से कम का वाट ही नहीं हुआ करता था। यानी 16 के पैमाने पर सिंधु घाटी सभ्यता में वस्तुओं को खरीदने और बेचने की प्रचलन थी, यानी 16 वाट उस समय का प्रसिद्ध था। वाट और तराजू का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो सबसे विकसित शहर था, उसी शहर से बहुत बड़ा बाजार भी था। मोहनजोदड़ो से वाट और तराजू, दंड तुला देखे ना, तराजू वगैरह, वो तराजू का प्रमाण मिला। आज तो इलेक्ट्रिक हो गया है ना, कंप्यूटर तुला हो गया, पहले दंड तुला, या अभी भी गांव में देहात में जो दुकान होता है उसमें दंड तुला होता, तराजू होता है, पलरा होता है, तो वो दंड तुला का प्रयोग किया गया है। और तराजू और वाट दोनों का प्रमाण मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। अब देखिए कोई वस्तुएं हैं बहुत सारी जिसको खरीद या बिक्री किया जाता था, यानी आयात निर्यात किया जाता था। यानी आयातिक वस्तु है तो आयातिक में तांबा, तांबा कहां से, क्षेत्रीय और बलूचिस्तान से, क्षेत्रीय प्रदेश से और बलूचिस्तान प्रदेश से आयात किया जाता था। वही अगर हम चांदी की बात करें तो अफगानिस्तान और ईरान से होता था। वही अगर बात करें हम टीन की तो अफगानिस्तान से होता था। वही अगर हम बात करें सोना की तो ये अफगानिस्तान, ईरान और कर्नाटक से हुआ करता था। वही बात करें गोमेद की यानी गोंद की तो सौराष्ट्र गुजरात से होता था। लाजवर्त की बात करें तो मेसोपोटामिया से, और सीसा की बात करें तो ईरान से। ये प्रमुख प्रदेश हैं जो उस कालखंड में उस समय वस्तुओं को खरीदने और बेचने का यानी आयात करने का काम किया करते थे। यानी इससे स्पष्ट पता चल रहा है यानी व्यापारिक संबंध पहले भी था। जब सभ्यताओं का विकास हुआ, प्रारंभिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की है, उन सभ्यताओं में भी लोग व्यापार किया करते थे, वस्तुओं को आयात और निर्यात किया करते थे, खरीद बिक्री किया करते थे। लेकिन उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उस समय मुद्रा विनिमय प्रणाली का प्रचलन नहीं हुआ था। चलिए आगे और देखते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ व्यक्ति हैं जिनका अलग अलग व्यक्तित्व है, अलग अलग उनकी परिभाषा है, उनका कहने का तात्पर्य था। कुछ लोगों का कहना था कि वहां राजतंत्रीय व्यवस्था थी, कुछ लोग कहते थे जनतंत्रीय व्यवस्था थी, कुछ कहते धर्म के आधार पर था। तो आइए दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का मैंने वक्तव्य यहाँ लिखा है। पहले थे हंटर साहब। हंटर साहब का कहना है कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्र न होकर जनतंत्र था। यानी हंटर साहब ऐसा कहते हैं अपने प्रमाणों के आधार पर कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें राजतंत्र व्यवस्था नहीं थी, उसमें जनतंत्र थी। जनतंत्र यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी गणतंत्र। जनतंत्र, लोकतंत्र और गणतंत्र सब समान नहीं है, सब एक ही है। तो इनका कहना है हंटर साहब का कि उस समय राजा की व्यवस्था न होके जनता का शासन चलता था, जनता जो निर्णय लेता था वही होता था, ऐसा इनका मानना है। वही वहीलर साहब कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग इस शासन मध्यवर्गीय जनतंत्र थी, यानी मिडिल क्लास जो फैमिली थी, मध्यम वर्ग के लोग थे, वही लोग शासन चलाते थे। किंतु वहां पे धर्म की महत्वता अधिक थी, यानी धर्म को आधार बनाकर लोग शासन चलाते थे, लेकिन शासन मध्यवर्गीय होता था, ऐसा कहना है वहीलर साहब का। आइए देखते हैं इस कालखंड के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हुआ करते थे। पहले तो आप लोग आदि मानव के काल में पढ़े थे कि लोग सिर्फ मांसाहारी होते थे, क्योंकि उस समय फसल का उत्पादन तो होता नहीं था, खेती करना जानते नहीं थे। लेकिन सभ्यताओं का जैसे ही विकास हुआ, अभी जो हम सिंधु घाटी सभ्यता में आ गए, इस काल में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों लोग आ गए थे, और जो उत्पादन कर रहे थे कृषि खेती का, अन्य फसलों का, जौ का, गेहूं का, मक्का का, तो ये सब लोग भोजन के रूप में भी ग्रहण कर रहे थे। तो कुछ समाज के लोग शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में दोनों लोग थे। लेकिन अगर वही मैं आपको प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बताऊं तो उस समय ज्यादातर लोग मांसाहारी ही थे, उस समय ज्यादातर, क्योंकि बाद में फिर फसलों का उत्पादन हुआ ना,
बाद में लोग खेती करना जाने, अस्थायी रूप से निर्वासन नवपाषाण काल में करने लगे, लेकिन पूरा पाषाण और अधपाषाण में तो लोग क्या करते थे, वो पूर्ण रूप से मांसाहारी थे। आग से जलाना वो सीख लिए थे, आग से मांस उसको पकाकर खाते थे, लेकिन वो मुख्य रूप से तो मांसाहारी थे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लोग कह रहा है कि मनोरंजन के लिए चौपाड़ या पासा खेलते थे। मनोरंजन के लिए चौपाड़ या पासा का प्रयोग करते थे। अब पासा आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो शकुनी को याद कीजिए, मामा शकुनी पासा खेलते थे। द्रौपदी का वो वहां बड़ी सभा में निर्वस्त किया गया था, वो पासा जुआ में हार गए थे युधिष्ठिर, आप लोग को याद होगा। उस घटनाक्रम को याद कीजिए, उनके हाथों में हमेशा पासा होता था। कृष्ण भगवान से भी वो पासा खेलते थे, है ना, और उसमें वो बहुत बड़ा गेम जानते थे, पासा को बदल देते थे। तो पासा और चौपाड़ उसमें मनोरंजन के लिए लोग खेला करते थे। कह रहा है कि लोथल से पासा का साक्ष्य मिला है। चौपाड़ या पासा जो है, इसका प्रमाण कहां से मिला है, लोथल से, यानी वहां गेम भी लोग मनोरंजन के लिए किया करते थे। इसका प्रमाण हमें लोथल से प्राप्त हुआ है। अब कह रहा है मृत्यु के बाद 3 तरह से लोगों को अंतिम संस्कार किया जाता था। जो व्यक्ति मर जाते थे, मरने के बाद लोगों को जो अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था थी, वो व्यवस्था 3 प्रकार से थी। अब 3 प्रकार में क्या क्या थी? पहला था पूर्ण समाधिकरण, यानी पूर्ण समाधिकरण करने का मतलब समाधि लेना, यानी उसको दफना देना, धरती के अंदर दबा देना, वो है पूर्ण समाधिकरण, जो पहली व्यवस्था थी। दूसरा था आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण कहने का मतलब है कि पशु पक्षी तो वहां जो दूसरी व्यवस्था थी वो आंशिक समाधिकरण था, यानी पूर्ण समाधिकरण में लोगों को दफना दिया जाता था जमीन के अंदर, लेकिन आंशिक में पशु पक्षी जानवरों द्वारा उन्हें खिला दिया जाता था, यानी ऐसे ही शव को छोड़ दिया जाता था। जो उस समय के पशु पक्षी जानवर वगैरह होते थे उसका भक्षण कर लेते थे, और अगर कुछ बची खुची हड्डी वगैरह रह जाती थी उसको दफना दिया जाता था। ये था आंशिक समाधिकरण। और तीसरा जो है वो है दाह संस्कार करना, यानी जलाना। जैसे आप लोग भली भांति जानते हैं, हिंदू धर्म की प्रथा है कि लोगों को मृत्यु के बाद उसे जला दिया जाता है, यानी दाह संस्कार। 16 संस्कार है, 16 संस्कार में सबसे अंतिम जो संस्कार है ना, वो दाह संस्कार है। दाह संस्कार मनुष्य के संस्कारों में से एक है, जो कि प्रमुख संस्कार है, जिसमें लोगों को जलाने या दफनाने की व्यवस्था है, वो है अंतिम व्यवस्था, वो है दाह संस्कार। तो यहाँ पे 3 तरह के अंतिम संस्कार थे, जिसमें तीसरा था क्या, दाह संस्कार, यानी जलाने की व्यवस्था। इस सभ्यता की लिपि कह रहा है कि पेक्टोग्राफ, चित्रात्मक या भाव चित्र, यानी लिपि कहने का मतलब लिखने की कला। जैसे कि आज हम लोग हिंदी भाषी अगर होते हैं तो ये देवनागरी भाषा में लिखते हैं, अगर इंग्लिश भाषी होते हैं तो रोमन भाषा में लिखते हैं। वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिखी हुई चीज है, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं। पहले क्लास में मैंने बताया था कि ये सभ्यता ऐसी सभ्यता थी जिसमें लिखने की कला तो थी, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से कोई इसे पढ़ नहीं पाया है। यानी अधैतिहासिक काल में आधा इतिहास का वर्णन है। कहने का मतलब है कि लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, अभी तक किसी को सफलता पढ़ने के लिए नहीं मिली है। यानी पेट्रोग्राफ चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी, याद रखिएगा। ये लिपि दाएं से बाएं लिखाता था, यानी इस लिपि को हम लोग दाहिने से लेकर बाएं की ओर लिखते थे। और इसमें सबसे प्रचलित जो एक चित्र था, बार बार जो चित्र बनता था इस लिपि के अनुसार, वो यू आकार का, इंग्लिश का जो यू आकार है ना, इस आकार का बना हुआ होता था। उसमें की जो लिपि में चित्र थे, अधिक जगहों पर इसका प्रयोग किया गया, इसलिए मैंने इसको नोट कर दिया है कि सबसे अधिक प्रचलित जो चित्र था वो यू आकार का था। मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान का भाग माना जाता है। देखिए पाकिस्तान जो वर्तमान समय में है, प्राचीन काल में जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात है, उस समय नखलिस्तान के नाम से भी इसे जाना जाता था। तो मोहनजोदड़ो को अगर पूछा जाए कि किसका भाग है, तो नखलिस्तान का भाग है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको जवाब देना है कि नखलिस्तान जो है मोहनजोदड़ो का ही हिस्सा है। सिंधु सभ्यता के पतन का कारण, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता में क्या विशेषताएं थी, क्या क्या चीजें थी, क्या प्रमाण मिला, कहां से मिला, है ना, और कौन कौन सी प्रथाएं चल रही थी। कृषि की क्या प्रथा थी, पशुपालन की क्या प्रथा थी, वहां क्षेत्र कैसे थे, कैसे लोग रहते थे, घरों बनाने की पद्धति क्या थी, दरवाजे खोलने की पद्धति क्या थी, ये तमाम चीजें हम लोग अभी तक देखते आ रहे थे। अब ये तमाम पहलू समाप्त हो चुके हैं। अब जो हमें यहाँ देखना है वो ये सिंधु सभ्यता का आखिर पतन हुआ 1750 ईस्वी में। सबसे सर्वमान यही चीज है, कहीं कहीं 1700 भी देता है, कहीं कहीं 1500 भी लिखता है। जैसे कि मैंने बताया भी, आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है
कि अलग अलग लोगों का अलग अलग कथन था कि सिंधु काल का अलग अलग काल पीरियड था, लेकिन इसका पतन का कारण क्या था? तो कुछ कुछ विद्वान हैं जिनका अलग अलग कथन है। तो गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर साहब का कहना है कि वाह एवं आर्यों का आक्रमण, यानी बाहर से जो आर्य लोग आए, आर्य लोग यानी वर्तमान में जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, वो आर्य लोग जब मध्य एशिया से भारत आए थे, वो लोग भारत नहीं रहने वाले थे, वो मध्य एशिया से आए थे भारत में, तो उनके आक्रमण के कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ, ऐसा मानना है इनका। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत सारे कंकाल ऐसे मिले हैं मोहनजोदड़ो से जो टेढ़े मेढ़े थे, बेढप थे, किसी का सर नहीं तो किसी का धड़ नहीं, किसी का हाथ पैर नहीं है, अलग अलग आकृति में है, इसीलिए माउंट ऑफ डेथ भी कहा गया है। कुछ लोग का ऐसा कहना था कि बार बार बाढ़ आने की वजह से लोग दब गए हैं और दबने की वजह से 100 का ढेर हो गया, स्थल ऊंचा हो गया, ये भी रीजन हो सकता है। तो ऐसा मानना है उस समय के लोगों का। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैक एवं एसआर राव का कहना है कि बाढ़ की वजह से जो लगातार सिंधु नदी में बाढ़ आती गई और उस बाढ़ की वजह से इस स्थल का पतन हो गया। अगला कह रहे हैं कि आरएल अस्टेल एवं अमालनंद घोष जो है, अमालनंद जो घोष हैं, उनका कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। फिर एमआर साहनी साहब हैं, वो कहते हैं कि जो भूतात्वीय परिवर्तन यानी भूमि के अंदर दो तत्वों का जो परिवर्तन हुआ, या फिर जो जल प्लावन यानी ज्वालामुखी वगैरह जो निकला, भूकंप वगैरह आया, इस वजह से इसका पतन हो गया। ये एमआर साहनी साहब का कहना है। जॉन मार्शल साहब का कहना है कि प्रशासनिक शिथिलता थी, यानी प्रशासन इतना विस्तार नहीं था और इसी की वजह से क्या हो गया, इस सभ्यता का पतन हो गया। KUR कैनेडी साहब का कहना है कि प्राकृतिक आपदा, मलेरिया महामारी इत्यादि जो हुआ, इसके कारण से इस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। सर्वमान्य मत यानी सबसे अधिक जो मानने वाला मत है, वो मत कहता है कि प्राकृतिक आपदा, बाढ़ के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। यानी अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग पतन की दास्तान को रखी गई है, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रामाणिक है वो कहा गया है कि बाढ़ के कारण और प्राकृतिक आपदा के कारण। प्राकृतिक आपदा में भी बाढ़ आता है, महामारी, भूकंप, ज्वालामुखी। देखिए इनका भी कहना है प्राकृतिक आपदा में भी आ जाएगा, ये भी प्राकृतिक आपदा में है, ये भी प्राकृतिक आपदा में है, ये प्राकृतिक आपदा में नहीं आएगा। प्रशासनिक शिथिलता कहने का मतलब है कि प्रशासन सिस्टम, पुलिस प्रशासन की शिथिलता थी, लोग अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, ज्यादा दूर तक फैल नहीं पाए, विकास नहीं कर पाए, इस कारण पतन हो गया। ये कहना था कैनेडी साहब का, सॉरी मार्शल साहब का कहना था। कैनेडी साहब का तो कहना था प्राकृतिक आपदा कारण। यानी देखा जाए तो ये 6 लोगों की बातों में करीबन 4 लोगों का एक ही स्टेटमेंट है, इसी आधार पे कहा जा सकता है। और भी बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने कहा था अलग अलग बातों को, इन सभी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता का पतन जो हुआ है वो प्राकृतिक आपदा और बाढ़ के कारण हुआ है। तो इसी तरह से हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का पूरा ब्रीफ लेक्चर देखा, इसके तहत आने वाली तमाम चीजों को हम लोगों ने पढ़ा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आप लोग डील कर लेंगे, क्योंकि सारा चीज मैं बता दिया हूं। अब पढ़ना और याद करना आपकी जिम्मेदारी रहती है। और कल के क्लास में हम इससे जुड़े हुए, इसके समकालीन 2-3 सभ्यताएं जो हैं, मिस्र की सभ्यता हो गई, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सब सभ्यताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे, जो कि उससे जुड़ा हुआ जिससे क्वेश्चन पूछता है वो जानकारी लेंगे। इसके बाद कल ही के क्लास में वैदिक काल भी हम प्रारंभ करेंगे, जिसमें उत्तर वैदिक काल और रिंग वैदिक काल के बारे में हम ब्रीफ लेक्चर आपको देंगे। हम निरंतर आपके लिए तटस्थ हैं, जहां से हो पाएगी अधिक से अधिक जानकारी आपको हम अवेलेबल करवाएंगे। अपने पूरी क्षमता के अनुसार आप इसका अध्ययन करें और इसको अच्छे तरीके से अपना नोट पॉइंट बना लें, ताकि एज ए फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो आप नोट पॉइंट देखकर उन चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं और एग्जामिनेशन में आने वाले प्रश्नों को आप समाधान कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।